ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। प्यार, पार्टी और बिखरा परिवार। जी, प्यार तेज प्रताप का है, पार्टी आरजेडी है और बिखर गया है लालू प्रसाद यादव का परिवार। सोशल मीडिया पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दरअसल कल एक तस्वीर पोस्ट की और फिर उस तस्वीर को कुछ देर बाद डिलीट कर दिया। इस तस्वीर ने घर से लेकर बिहार की राजनीति के मैदान में भूचाल ला दिया है। तेज प्रताप यादव ने जब अनुष्का यादव से रिश्ते का इजहार किया तो विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। सवाल लालू परिवार और संस्कार को लेकर उठाए गए। चुनाव से पहले बड़े बेटे को लालू यादव पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया है। हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात, निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद ले। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है। ये तो तय है कि तेज प्रताप यादव ने परिवार से पूछकर सोशल मीडिया पर यह पोस्ट नहीं डाला होगा, लेकिन बड़े भाई के गिराए रिलेशनशिप बम का ऐसा भूचाल आया कि तेजस्वी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। बिहार में 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, लेकिन एक बार फिर घर की बात राज्य का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। लालू परिवार पर यह बिजली तेज प्रताप के पोस्ट की वजह से गिरी जब उन्होंने अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ इश्क का इजहार कर दिया और दुनिया के सामने सनसनी फैला दी। तेज प्रताप ने यह तस्वीर शेयर की जिसके 24 घंटे के भीतर लालू यादव ने पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान कर दिया। इन 24 घंटों में क्या हुआ ये जानने से पहले लालू यादव का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप को बेदखल करने का ऐलान किया है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्व विवेक से निर्णय लें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तेज प्रताप यादव अपने बयानों और कारनामों से कई बार परिवार को मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन इस धमाके की उम्मीद न तो उनके परिवार को थी और न ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कल शाम को फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने रिश्ते का ऐलान किया। मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। लोग समझे, पोस्ट वायरल हुआ। तेजस्वी ने एक बार फेसबुक पोस्ट डिलीट किया, फिर रिपोस्ट भी किया। इन सब के बीच विपक्ष ने तेज प्रताप के जरिए लालू परिवार को घेरना शुरू कर दिया। जब 12 साल से रिश्ता था तो फिर 2018 में शादी क्यों की? तेज प्रताप यादव ने जिस प्रकार से अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि 12 सालों से वो एक लड़की के साथ संबंध में है, उसके बावजूद उन्होंने ऐश्वर्या से शादी की और बिहार की बेटी की जीवन को खराब करने का काम किया। 7 साल पहले 12 मई 2018 को तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या से हुई। शादी के महज 1 साल बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए। तलाक का मामला कोर्ट में है। Then she called up all her security and she threw me out and मेरा बाल खींचा, मारा है जोर जोर से। मेरे को ऐसे थोड़ी करते। ऐश्वर्या आपका फोन छीन लिया मेरा फोन। जो रिकॉर्ड था। हाँ। लड़की अपने घर पे थी। 1-1.5-2 महीना से मेरा उससे कोई बातचीत नहीं हुआ। अचानक से वो कल घर आ जाती है। उसको घर अपने फैमिली मेम्बर्स लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को सपोर्ट करना चाहिए तो बाहरी लोग को सपोर्ट किया जा रहा है।
यह नाइंसाफ़ी हो रहा है। परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि भाई बहन माता पिता सब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बिना फैसला आए सोशल मीडिया पर तेज के इस नए रिलेशनशिप स्टेटस ने सियासी बवंडर ला दिया। बात तो काफी आगे निकल चुकी थी। सवाल सिर्फ तेज प्रताप के रिलेशनशिप का नहीं था, बल्कि इनकी जद में तेज प्रताप के शादी और तलाक का मामला था। उधर विपक्ष भी संस्कार की दुहाई दे रहा था। अब जबकि लालू यादव ने परिवार का स्टैंड क्लियर किया, तो बेटी रोहिणी आचार्य भी परंपरा और परिवेश के मर्यादा की दुहाई दे रही है। बहन रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव के पोस्ट को रिट्वीट करते हुए लिखा, जो परिवेश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठते। जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। तेज प्रताप ने कल ही पोस्ट को डिलीट कर एक्स पर सफाई दी थी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, पर लगता है कि तेज प्रताप के ऐलान से आरजेडी की पूरी सियासत ही हैक हो गई, क्योंकि विपक्ष को लालू परिवार पर हमले का मौका मिल गया है। लालू परिवार कितने निम्न स्तर तक का परिवार है, और इतना ही नहीं, आज वह केवल इसलिए निकालने का नाटक कर रहे हैं क्योंकि अभी डाइवोर्स केस कंप्लीट नहीं हुआ है, और यह अच्छे से जान रहे हैं कि ऐश्वर्या के केस में अब लालू जी और राबड़ी जी दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इन दोनों ने एक साजिश के तहत दहेज के लालच में और अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लालच में ही दारोगा प्रसाद राय जी की पोती से शादी किया। यह चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे। उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। तेज प्रताप पर विरोधियों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इस बीच पार्टी के पुराने साथी पप्पू यादव तेज प्रताप के समर्थन में खड़े होकर लालू यादव को निशाने पर ले रहे हैं। क्या कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये अलग बात है, क्या पहले परिवार और लालू यादव जी नहीं जानते थे? क्या ये नहीं पता था? सबको पता था। अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा, ये तो भगवान ही जाने। जिस तरीके से लालू यादव ने आनन फानन में बड़े बेटे को सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया, उससे ये तो साफ हो गया कि लड़की के साथ तस्वीर वाली पोस्ट डिलीट करने के बाद तेज प्रताप की सफाई में दम नहीं था। परिवार ने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? क्या वो चुपचाप रहेंगे या फिर परिवार के फैसले को लेकर वो सवाल खड़े करेंगे? तेज प्रताप का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, सवाल ये भी। और इन तमाम सवालों के बीच अब सच ये है कि परिवार के लिए तेज प्रताप ने कई बार मुसीबत खड़ी की है, कभी अपनी हरकतों से तो कभी अपने बयानों से। पार्टी को संकट में तेज प्रताप यादव ने पहली बार नहीं डाला है। 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रत्याशियों का समर्थन कर चुके हैं। तो अपना चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, इनका सपोर्ट करेंगे। इनका जो नौजवान है, जो पब्लिक का डिमांड है, मैं उसके साथ हूँ। सवाल ये है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव अब क्या करेंगे? जहाँ तक अब तेज प्रताप यादव पार्टी से निकलने के बाद क्या करेंगे? अकेले हैं, क्या वो भाजपा जाएंगे या किसी अन्य पार्टी ज्वाइन करेंगे? तेज प्रताप यादव को भी तो कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा। लालू पुत्र के नाते उन्हें कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। हालांकि अब आज के दिन में बिहार में एक अहम मुद्दा तेज प्रताप यादव के प्रेम प्रकरण का मुद्दा है। इससे पहले जून 2018 में तेज प्रताप यादव ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया और फिर कुछ घंटों में ही यू टर्न लेते हुए आरएसएस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन इस बार उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से ही बेदखल कर दिया गया है। इसी साल बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं और ऐसे में सवाल है कि क्या तेज प्रताप यादव को चुनाव में फजीहत से बचने के लिए हटाया गया है? लालू यादव का परिवार जो बड़ा धार्मिक माना जाता है, जो बड़ा अलग किस्म का माना जाता है और यादवों के पीछे बहुत लोकप्रिय रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगले चुनाव में डैमेज ना होने पाए, पॉलिटिकल डैमेज ना होने पाए,
अब ये पारिवारिक डैमेज तो शुरू हो गया है उसका। तेज प्रताप ने नहीं, ये तेजस्वी का आदेश है और तेजस्वी ने इसको अपनी माता जी पे, क्योंकि लालू जी तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है नहीं उस मामले में, तो माता जी से कह करके ये पूरा किया है ताकि कोई पॉलिटिकल डैमेज ना होने पाए। तेज प्रताप यादव कभी अपने बयानों तो कभी अपनी वेशभूषा, कभी अपनी भक्ति तो कभी अपनी ठसक और तेवर के लिए चर्चा में रहते हैं। सावन के महीने में तेज प्रताप का शिव रूप सबने देखा है। तेज प्रताप कभी डमरू बजाते तो कभी शंखनाद करते दिख चुके हैं। सावन में भगवान शिव तो जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते नजर आ चुके हैं। तेज प्रताप के राजनीतिक हथकंडे भी सुर्खियों में रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर में तेज प्रताप के कई रंग बिहार में दिखे। कभी साइकिल से गिर जाते हैं, कभी रिक्शे पर नजर आते हैं, कभी सत्तू पार्टी कर चुके हैं, कभी दीवार की ईंट जोड़ते हैं, कभी गाय दूहते हैं। राज्य का स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके तेज प्रताप कभी फिल्मों में जाने का दावा भी कर चुके हैं। तेज प्रताप के तेवर जब राजनीति की पिच पर दिखी तो पार्टी के नेताओं के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने में कभी रुके नहीं। तेजस्वी जी के पैर के नीचे जो जिस तरीके से, उनके सीट के नीचे जिस तरीके से ये लोग डेरा बना करके अनाप शनाप जो भाई भाई को और परिवार को जो बदनाम करने की जो साजिश रच रहे हैं, हम माता को निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके भी निवेदन करना चाहते हैं कि उस सीट से वो चुनाव लड़ने का काम करें। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हमारा या तो हमारा फोन काट दिया जाता है, जो उस वहाँ पे जो डेरा बना करके लोग बैठे हुए हैं, जो तेजस्वी जी के और आदरणीय श्री माता जी के जो इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी आगे बढ़े। एक बार एबीपी कभी पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ बयान हो या कभी मामा को कंस बता देना, तेज प्रताप के बयान पर कई बार लालू परिवार असहज हो चुका है। इस बार चुनाव में उन्होंने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का दावा भी ठोक दिया था, लेकिन अब तो सवाल तेज प्रताप यादव के राजनीतिक करियर पर ही है। 2015 में पहली बार वैशाली जिले की महुआ सीट से विधानसभा पहुंचे तेज प्रताप को मंत्री पद की कुर्सी मिली थी। नीतीश से गठबंधन टूटा, तब से पार्टी विपक्ष में है, लेकिन तेज प्रताप परिवार में रहकर पार्टी के लिए कई बार विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर जा चुका है। नैतिकता और संस्कार की दुहाई देकर विपक्ष हमलावर है और चुनाव से पहले लालू यादव विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते। तेज प्रताप यादव के बाद बात बयान बहादुरों की। शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करना चाहिए, और खासकर तब जब आप राजनीतिक जीवन में हो। क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये सब पता होना बेहद जरूरी है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बयान बहादुर एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। ये अपने बिगड़े बोल से हर बार नए विवाद को जन्म दे रहे हैं। इस लिस्ट में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नेताओं को बेवजह बयानबाजी करने से बचने की नसीहत दी। अब सवाल यह है, क्या अब बेवजह बेतुके इन बयानों पर ब्रेक लगेगा? भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम में एक बड़ी भूल की। उसके पाले आतंकियों ने 22 निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसकी इस भूल की ऐसी सजा दी जिसे सोचकर हर पाकिस्तानी आज भी डरकर नींद से जाग जाता है। पहलगाम हमले के जवाब में 6-7 मई की दरमियानी रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया।
भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत के एक्शन से तिलमिलाए पाकिस्तान ने पलटवार की कोशिश की। इसका भी हिंदुस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद देशवासियों का जोश हाई है। अपने वीर सिपाहियों के शौर्य को, साहस को सलाम करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के शौर्य को सलाम किया। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। लेकिन पाकिस्तान को पटखनी देने की कहानी यही खत्म नहीं हुई है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान की पोल दुनिया में खोल रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को 33 देशों में भेजने का फैसला किया, ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखा जा सके। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. लेकिन इस बीच कुछ बयान बहादुर अपने बेतुके बयानों से विवाद खड़ा करने से नहीं चूक रहे, जिसमें सबसे नया नाम है हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का। वहाँ पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। हरियाणा के रोहतक के रहने वाले जांगड़ा एक मजे हुए नेता हैं। बीजेपी के अनुभवी और सुलझे हुए नेताओं में गिने जाते हैं। जांगड़ा के बयान के बाद उनकी काफी किरकिरी होने लगी। विवाद बढ़ा तो जांगड़ा सफाई देने पहुंचे, लेकिन अग्निवीर योजना का हवाला देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। हाथ जोड़ने से कौन छोड़ता है? वो तो मारने के लिए आए थे, वो तो आतताई थे, आतंकवादी थे, अत्याचारी थे, उनके दिल में दया थोड़ी थी। कितने हाथ जोड़ने, उनको छोड़ना थोड़ा था। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने जांगड़ा के बयान को अशोभनीय करार दिया है। भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। तो ये जो हमले किए आतंकियों ने, ये तो पूरी तरह से कायराना था। लेकिन आप सवाल खड़ा कर रहे हो, वो वीरांगना नहीं थी, जज्बा नहीं था, लड़ना चाहिए था। ये कैसा बेहुदापन का बयान है। लेकिन जांगड़ा अकेले बयान बहादुर नहीं है, जो अपने बेतुके बयानों से बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह बयान देकर पार्टी की किरकिरी करा चुके हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा।
और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके करने हमारे जहाज से उनके घर ले गए। विजय शाह के बयान पर खुद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर का निर्देश दिया था। शाह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम अदालत ने शाह की माफी को खारिज कर दिया। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी। शाह 10 दिन में 3 बार अपने बेतुके बयान पर माफी मांग चुके हैं। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले विवादित बयान देना, फिर कहना उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, ये नेताओं का नया शगल बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताओं से विवादित बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। विवादित बयान सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव तो विंग कमांडर व्योमिका की जाति ढूंढ लाए थे। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह, व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। सोचिए ये सब तब हो रहा है जब हिंदुस्तान का प्रतिनिधिमंडल दुनिया में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है, उसका आतंकी चेहरा सबके सामने ला रहा है, उसकी पोल खोल रहा है, दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान और आतंकवाद एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिसका खात्मा जरूरी है। इसलिए ऐसे में जरूरत है ऐसे नेताओं को अपनी भाषा का चयन सोच समझ के करने की, और जरूरत बिगड़ैल बोल वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, ताकि बयान बहादुर सबक सीख सके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी और आप इस वक्त मुझे ड्रोन के कैमरे से देख रहे हैं। ड्रोन जो अब वैसे दुनिया में कोई अजूबा नहीं रहा। शादी ब्याह से लेकर खेतों में दवाओं के छिड़काव तक, क्राउड मैनेजमेंट से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था तक, हर जगह आपको ड्रोन दिखाई देगा। लेकिन हाल ही के दिनों में हिंदुस्तान के आसमान में सबसे ज्यादा ड्रोन तब नजर आए जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की नाकाम कोशिश की। आज ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा में कहानी उसी ड्रोन की, कहानी उसी ड्रोन से। हमला पाकिस्तान ने ड्रोन से किया और हिंदुस्तान ने इन बंदूकों और लॉन्चर से जवाब दिया। लेकिन सिस्टम ने कैसे ड्रोन वॉर में जीत दिलाई? आज मॉडर्न वॉर के इस नए खतरे के हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। ड्रोन मतलब आसमान से जमीन पर आंख, जो इस वक्त इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने 7 मई की रात भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत की थी। उसके पास एक ही हथियार था, वो था ड्रोन, वो भी चीन और तुर्की से मांगे गए ड्रोन, जिसके जरिए उसने भारत के कई राज्यों में सैन्य ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। लेकिन यूएस ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम ने यह कोशिश नाकाम कर दी। L-70, ZU-23 गन और शिल्का सिस्टम की बदौलत सभी ड्रोन निष्क्रिय कर दिए गए। इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने पवित्र स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की। हमने तुरंत आधुनिक
अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। हालांकि पाकिस्तान को यहां भी मुंह की खानी पड़ी। सेना चौकस थी। हमारे बहादुर और सतर्क जवानों की वजह से पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने के लिए आगे बढ़ रहे ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। लेकिन ड्रोन हवा में नष्ट कैसे किए गए, ये जानते हैं सेना की जुबानी। Very nice that the head Granthi of the Golden Temple allowed us to deploy our guns. And it is possibly for the first time in maybe many years where they switched off the Golden Temple lights for the first time, so that we could see the drone coming. लेकिन सवाल ये है, जो पाकिस्तान अपने फाइटर जेट और मिसाइल की हेकड़ी दिखाता है, उसने ड्रोन का इस्तेमाल ही क्यों किया, मिसाइल क्यों नहीं? ये सवाल सबके मन में है। ड्रोन अब युद्ध का सबसे घातक और सबसे सटीक हथियार बनता जा रहा है। ये रडार से बचकर कम ऊंचाई पर उड़कर और अचानक से हमला करने में पूरी तरह सक्षम है। ड्रोन से हमला करना सस्ता होता है और ये बहुत तेजी से अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 400 से 500 की संख्या में एक साथ ड्रोन भेजे थे। ड्रोन में छोटे बम, रॉकेट, ग्रेनेड और कभी-कभी केमिकल या फायरबॉल जैसे विस्फोटक लगाए जाते हैं। पाकिस्तान ने सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया जिनमें विस्फोटक और मिसाइल लगे थे। हालांकि हर सस्ती चीज कामयाब हो ये जरूरी नहीं। कायर पाकिस्तान के मामले में यही हुआ, उसे मुंह की खानी पड़ी। जो पाकिस्तान ने 600 ड्रोन्स हिंदुस्तान की तरफ दागे थे, उनको एंटी एयरक्राफ्ट गन यानी कि L-70 गन से और उनको ZU-23 गन से और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमिंग से और फिर एंटी ड्रोन नेट से स्मॉल और मीडियम रेंज में तबाह कर दिया गया। नाउ दिस वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एयर डिफेंस। 9 मई को तुर्की के यह ड्रोन और चीन के ड्रोन बायटार TB2 और क्वाडकॉप्टर से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। श्रीनगर, जम्मू, फिरोजपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज को निशाना बनाया। सैन्य रडार और हवाई अड्डे भी टारगेट पर थे। 26 जगहों पर हुए हमलों को भारतीय सेना ने निष्क्रिय किया। एयर डिफेंस ने उनकी एक नहीं चलने दी। आखिर इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को कैसे नाकाम किया, वो आपको दिखाते हैं। पहले देखिए ड्रोन को हवा में ही जाम कैसे किया गया। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन को भारतीय सेना ने वज्र शॉट के माध्यम से जैम भी कर दिया था। ये भारतीय सेना का वज्र शॉट है और इसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक तरीके से कहा जा सकता है। जैम कर देता है ड्रोन को 2 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे ही हम जामिंग ऑन करते हैं तो उसका RC से जो कनेक्शन है, रिमोट कंट्रोलर से जो कनेक्शन है, वो लूज हो जाता है। और यहाँ पे GPS जामिंग का बटन है। तो GPS जामिंग में क्या है, ड्रोन को अपनी ओन लोकेशन नहीं है, उसकी GPS सैटेलाइट 0 हो जाएंगी। जैसे ही GPS लॉस्ट हुआ तो उसको पता ही नहीं उसकी होम लोकेशन है क्या, तो फिर वो वापस नहीं जा सकता। तो वो ड्रोन जब तक उसकी बैटरी होगी उसके बाद वो वहीं पे गिर जाएगा। भटिंडा में ऐसा एक ड्रोन बरामद भी हुआ, लेकिन हमारे शूरवीरों ने न सिर्फ ड्रोन को जाम किया बल्कि जगह जगह उसे निशाना बनाकर हवा में तबाह कर दिया। इन सब के पीछे है हिंदुस्तान का अपना आकाश तीर सिस्टम। यहाँ पर ये आकाश तीर का कंट्रोल रूम है। एक ये ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हमने पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाया बल्कि उनके हर हमले को नाकाम कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि रियल टाइम में सही समय पर जो लाइव चीज़ें होती हैं सीमा पर, LOC पर, उनकी निगरानी यहाँ से रखी जाती है कि किस तरफ, किस दिशा में, कहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमला करने का प्रयास किया जा रहा है और रियल टाइम उसे जानकारी इसी कंट्रोल रूम से दी जाती है। एयरफोर्स की रडार्स, आर्मी की रडार्स उनके साथ इंटीग्रेटेड है। देख पा रहे हैं कि क्या क्या एयरबोर्न ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहे हैं। उनको एक कोलैबोरेशन करता है उन पिक्चर्स का और वो पिक्चर इनके पास आता है। इस प्रकार भेजते हैं कि जो भी होस्टाइल ऑब्जेक्ट हमारे वेपन के पास लोकेटेड हैं
उस वाले वेपन को हम बोल देंगे कि ये आपकी तरफ आ रहा है, आप इसको एंगेज कीजिए। फिर जो हमारा जवान गन पे, वेपन सिस्टम पे या मिसाइल सिस्टम पे बैठा होगा, वो इफेक्टिवली उस एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को, होस्टाइल जो है, उसको एंगेज कर देगा और उसको शॉट डाउन कर देगा, जो कि हम बखूबी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कर पाए। आकाश तीर ही हवा में टारगेट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद बारी आती है हथियार की। देखिए किन हथियारों से पाकिस्तान के ड्रोन हवा में गुब्बारे की तरह फूटे। यह है भारत की इगला मिसाइल और इसका नाम सुनते ही पाकिस्तान की सेना कांप जा रही है, क्योंकि जितने भी ड्रोन हमले किए गए अधिकतर हमलों को इसने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे भी एनिमी के एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हुए, हमारे जो फाइटर्स मिसाइल के साथ तैनात थे उन्हें अर्ली वार्निंग मिली और जैसे ही एयरक्राफ्ट इस मिसाइल की रेंज में आया, इन्होंने मिसाइल से एयरक्राफ्ट को लॉक ऑन किया, जो भी ड्रोन्स आए उनको लॉक ऑन किया और उन्हें शूट डाउन किया। कंधे पे है मिसाइल, साइड खुली हुई है, बस ले करना है। अर्ली वार्निंग वहाँ से आई, आकाश तीर से आई जाती है सर, उसी डिग्री में, उसी एंगल में देखना है, मेरा सामने लॉक ऑन करके लॉन्च करना है सर। जैसे ही हमारे फाइटर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये अपने कैमोनेट या अपने जो भी बंकर से बाहर आते हैं और उस डायरेक्शन में टारगेट को सर्च करने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने नष्ट किया। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन भेजे थे। भारतीय सेना ने 1000 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की थी। 750 से अधिक शॉर्ट रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम सिस्टम लगाए गए। 8-9 मई की रात पाकिस्तान ने तुर्की के बने ड्रोन भेजे। इन ड्रोन्स में विस्फोटक, ग्रेनेड और किसी किसी में कैमरा या निगरानी उपकरण लगे थे। इनका मकसद भारतीय सैन्य ठिकानों, सप्लाई काफिलों और संवेदनशील इलाकों पर हमला करना या फिर जानकारी जुटाना था। तुर्की ने पाकिस्तान को न सिर्फ ड्रोन दिए बल्कि अपने सैन्य ऑपरेटर भी भेजे और पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग दी। एलओसी पर इस हमले को नाकाम करने में आकाश तीर सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट की बड़ी भूमिका रही। एलओसी पर 100 ऐसे आकाश तीर सिस्टम लगा दिए गए जिन्हें संजय नाम दिया गया। संवाददाता नीरज राजपूत एलओसी पर पहुंचे शूरवीरों की कहानी जानने कि कैसे ड्रोन तबाह किए गए और संजय नाम का क्या मतलब है। महाभारत के युद्ध में संजय जिस तरह से रणभूमि का, बैटलफील्ड का पूरी जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को देता था, ठीक उसी तरह से जो भारतीय सेना का जो आकाश तीर सिस्टम है, वो भी पूरी जानकारी जो है वो सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, यानी कमांडर्स को देता है। इस वक्त हम भारतीय सेना की एक एडी यूनिट में है, जहां पर आकाश तीर सिस्टम को प्लेस किया गया है। पूरे बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है इन आकाश तीर सिस्टम को, ताकि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी भी तरह के ड्रोन्स हों या दूसरे एयरक्राफ्ट हों, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। ये बोफोर्स की एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 विंटेज ये गन है और इसने ही सारे ड्रोन्स जो थे मार गिराए। ये भारतीय सेना की जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, उसका ही हिस्सा है ये। लेकिन ये जब ये आई थी, भारत ने ली थी, स्वीडन से ली थी, ये बोफोर्स गन ली थी, तब इनका जो इस्तेमाल था वो जब दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट यानी कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर कोई आता था, उन सब के लिए ली गई थी। लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स जो है उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इनको जो आत्मनिर्भर भारत है और जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बन रही है, उसके तहत इन गन्स को जो है अपग्रेड किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने इसको अपग्रेड किया और इनको क्या किया, इनको एंटी ड्रोन यानी काउंटर ड्रोन सिस्टम में तब्दील कर दिया। दक्षिण एशिया में पहली बार बड़े पैमाने का ड्रोन युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ हो। 1995 में DRDO ने निशांत नाम का एक ड्रोन तैयार किया, जो 1999 में करगिल युद्ध के दौरान निगरानी के लिए इस्तेमाल हुआ। ड्रोन का इतिहास सालों या दशकों नहीं बल्कि सदियों पुराना है। 1935 में ब्रिटेन ने DH-8-2B क्वीन BEE नाम का पहला रिमोट कंट्रोल ड्रोन बनाया, जिसमें ड्रोन शब्द जुड़ा। 1939 और 45 के बीच दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल खासकर जासूसी और टारगेट प्रैक्टिस के लिए किया। 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने निगरानी और फोटोग्राफी के लिए ड्रोन तैनात किए। 1990 के दशक में प्रीडेटर जैसे हथियार से लैस ड्रोन बने, जिनसे दुश्मन पर सीधा हमला किया जा सकता था। 2002 में यमन में CIA ने प्रीडेटर ड्रोन से पहली बार सीधा अटैक किया। फिर जो सिलसिला शुरू हुआ वो 20 साल बाद और भयानक रूप ले चुका है।
आज के दौर में ड्रोन युद्ध की सबसे डेंजरस तस्वीर रूस यूक्रेन और इजरायल हमास युद्ध से सामने आई। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में ड्रोन की एंट्री ने तो युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए कैसे कारगर साबित होने लगा है, इसकी बानगी दुनिया ने 10 साल पहले देखी थी। 2015 में पेरिस अटैक के मास्टरमाइंड जिहादी जॉन को मारने के लिए प्रीडेटर एवेंजर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन की मदद से पता चला सीरिया के रक्का शहर में जिहादी जॉन कुछ आतंकियों के साथ घूम रहा है। ड्रोन ने जिहादी जॉन की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लिया। रात करीब 11 बजे जिहादी जॉन को 3 साथियों के साथ एक कार में जाते देखा गया, जहां से इस ड्रोन ने लेजर के जरिए कार को टारगेट बनाकर लॉक कर दिया। सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल रूम को मिली जानकारी और माउस के एक क्लिक से हेलफायर मिसाइल ने कार पर अटैक किया। ड्रोन ने पलक झपकते ही पेरिस हमलों के मास्टरमाइंड का खात्मा कर दिया। गुजरते वक्त के साथ ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रह गया है। अगर ये युद्ध में शामिल हो जाए तो पूरी तस्वीर बदल कर रख देता है। हालांकि पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन तो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाए, लेकिन भारत के ड्रोन पावर ने पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर याद दिला दी। हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आई। जवाब में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन मारे उसकी धमक लाहौर से लेकर कराची तक सुनाई दी। ये है इजरायल से भारत को मिले हारूप और हार्पी ड्रोन, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। इन दोनों ड्रोन की मदद से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर कहर बरपाया। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। हारूप एक हमलावर ड्रोन है। ये दुश्मन के इलाके में मंडरा सकता है और कमांड मिलने पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन अपने आप भी काम कर सकता है, इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसे कोई टारगेट नहीं मिलता तो वापस बेस पर लौट आता है। हारूप ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर है। ये 6 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। वजन 135 किलोग्राम और अधिकतम स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ड्रोन लॉइटरिंग एम्यूनिशन कहलाता है, यानी कि ये टारगेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये अपने आप होके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स के जरिए टारगेट को चूज करता है। फिर ये फिदाइन की तरह इसका जो एक्सप्लोसिव है वो जैसे ही ये इम्पैक्ट करता है वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये भी खत्म और टारगेट भी खत्म। हारूप के साथ साथ हार्पी ड्रोन का टेरर भी पाकिस्तान में दिखाई दिया। हार्पी ड्रोन की मदद से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। हार्पी ड्रोन रडार सिस्टम पर अटैक करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें एक शक्तिशाली बम लगा होता है जो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है। हार्पी ड्रोन में एंटी रेडिएशन सीकर लगा होता है। ये अपने आप ही दुश्मन के रडार को खोजकर उस पर हमला कर सकता है। ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में रहकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सकता है। दिन हो या रात, किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम काम ना कर रहा हो तब भी ये हमला कर सकता है। जिस ड्रोन से हमले की जुर्रत पाकिस्तान ने की वो तो तबाह हो गए। बदले में हिंदुस्तान ने जो ड्रोन अटैक किए उससे एक बार फिर यह साबित हो गया कि युद्ध की हर कला में भारत को महारत हासिल है। जमीन हो या फिर आसमान या फिर नीला समंदर ही क्यों ना हो, हर मोर्चे पर अपने दुश्मन को सबक सिखाने का मादा हिंदुस्तान रखता है। और पाकिस्तान को पटकनी देकर एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत ने यह दिखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।